जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 120 तक की स्टार्ट करेंगे। इसमें पढ़ेंगे, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर इससे पहले का आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसको जरूर से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 यानी 106 से। क्वेश्चन नंबर 106 को आप पढ़िए, क्योंकि आपके साइड में क्वेश्चन भी दिख रहा है, आप वहाँ से पढ़िए और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 को पढ़िए। करा है कि द ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू द रेटेड वोल्टेज, द ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू द रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस हमिंग नॉइज। जो ट्रांसफार्मर में जो हमिंग नॉइज आता है वह रेटेड वोल्टेज से पूछ रहा है कि क्यों आता है। तो देखिए जो हमिंग नॉइज आता है उसका हमिंग जो नॉइज आता है वह किस लिए आता है ट्रांसफार्मर। तो जो बाइंडिंग होती है, ऑप्शन ए बोला है कि ओवरलोडिंग की वजह से, बी दिया है शॉर्ट सर्किट की वजह से, और जो सी दिया है वाइब्रेशन की वजह से, वाइब्रेशन ऑफ कोर, और जो डी ऑप्शन दिया है इम्परल स्टैकिंग ऑफ कोर यानी कोर की अनुचित स्टैकिंग की वजह से। तो देखिए जो हमिंग की आवाज़ आती है तो वह वाइब्रेशन यानी कोर में जब हम लोग उसको लेमिनेट कर देते हैं, यानी जब उसको बाइंडिंग करते हैं तो उसकी वजह से उसमें आवाज़ आती है। तो वाइब्रेशन ऑफ कोर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि वाइब्रेशन ऑफ कोर की वजह से नॉइज आता है। तो यहाँ पर जो 106 का जो राइट ऑप्शन होगा वह सी हो जाएगा। 106 का सी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 107 को पढ़िए। लिखा है कि द ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज जुड़ा होने पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 107 को पढ़िए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट द डिटरमाइन। शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट से पूछ रहा है। क्या पूछा कि जब देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट, इधर हम लो वोल्टेज कर लेते हैं, इधर हाई वोल्टेज कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि लो वोल्टेज साइड को हम लोग क्या कर देते हैं, इधर शॉर्ट कर देते हैं, और टेस्टिंग किधर करते हैं, हाई वोल्टेज साइड। टेस्टिंग किधर करते हैं, हाई वोल्टेज साइड टेस्टिंग करते हैं। इससे क्या पता चलता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमको कॉपर लॉस पता चलता है। क्या पता चलता है, कॉपर लॉस पता चलता है। और जब ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो उससे हम लोग को आयरन लॉस पता चलता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज साइड जो क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। टेस्टिंग हमेशा लो वोल्टेज साइड से करते हैं, वो ओपन सर्किट टेस्ट है। ये कौन सा है, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑप्शन क्या क्या दिया है, पढ़िए उसको। ऑप्शन आपसे क्या क्या दिया है, 107 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है, नो लोड। ए ऑप्शन दिया, बी दिया एडी करंट, और जो सी ऑप्शन दिया है कि कॉपर लॉस, और जो डी ऑप्शन दिया है हिस्टैसिस लॉस। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमको कॉपर लॉस का पता चलता है। क्या पता चलता है, कॉपर लॉस का पता चलता है। ठीक है, तो 107 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह 107 का सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 108 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 108 को पढ़िए आप। 108 को पढ़िए। क्या लिखा है, एट द कांस्टेंट वोल्टेज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी विथ ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। यानी एट द कांस्टेंट वोल्टेज इन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी विद द फॉलोइंग लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर इज रिमेंस। यानी जब स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से कौन सी यानी समान बनी रहेगी। यानी V/F की रेशियो, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जब स्थिर है तब यहाँ से कौन सी लॉसेस जो है बराबर रहेगी। तो आपको फार्मूला ही याद रखना हमेशा। एडी करंट का फार्मूला क्या था, ये कांस्टेंट हो जाएगा Bm² F² P² V। हिस्टैरिसीस लॉस का क्या था, कांस्टेंट हो जाएगा Bm के पावर 1.6 F हो जाएगा। इसके बाद इसमें थी यानी टी जो है थिकनेस नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो जब स्थिर होता है तो क्या होता है कि जो V/F की रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है Bm के, प्रोपोर्शनल हो जाता है φm के। ठीक है, तो यानी V/F जब स्थिर होता है किसके, Bm मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसके बाद जो φm है उसके प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ से जब V/F स्थिर है तो हम कह सकते हैं एडी करंट लॉस जो है वह किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, F² को हो जाएगी। हिस्टैरिसीस लॉस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, हिस्टैरिसीस लॉस जो हो जाएगी F की हो जाएगी। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जब V/F की वैल्यू स्थिर होती है तो कोई इसमें चेंजिंग नहीं होता है, स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल रहता है। लेकिन अगर ये V/F की वैल्यू स्थिर नहीं रहता तब क्या होता कि यहाँ पर जो F² है इस पर डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, और हिस्टैरिसीस लॉस पे क्या होता है कि इस पे 1/F हो जाता है। यानी कि जब चेंज V/F की वैल्यू स्थिर ना हो तब क्या होता है,
तो ये जो होता है ईडी करंट प्रोपोर्शनल हो जाता है वी स्क्वायर के, जो हिस्टेसिस हो जाती है प्रोपोर्शनल हो जाता है एफ के पावर 0.6, ये बच जाता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको कि जब स्थिर ना हो तब पूछता है, जब स्थिर हो। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है यहाँ पर, ऑप्शन देखिए इसमें क्या स्थिर होता है, जो कोर लॉसेस होता है, कोर लॉस या आयरन लॉस एक ही है, तो एडी करंट हिस्टेसिस के इसके दो भाग होते हैं, कोर लॉस के दो भाग है, एडी करंट और हिस्टेसिस। ठीक है, इसी के दो भाग है किसके, कोर लॉस के, कोर लॉस या आयरन। तो 108 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। कॉपर लॉस तो वेरिएबल लॉस है, ये तो चेंज होता रहता है, वाइंडेज लॉसेस भी नहीं होगा और फ्रैक्शन लॉस है। यहाँ पे 108 का जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट होगा, ये चीजें आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 109 109, क्वेश्चन नंबर 109 को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन 109 को पढ़िए, क्या लिखा है, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में होता है, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या, 2 मैग्नेटिक पाथ होता है, नो मैग्नेटिक पाथ कोई पाथ नहीं होता है, जो सी ऑप्शन दिया है कि 1 मैग्नेटिक पाथ होता है, जो डी ऑप्शन दिया है कि 3 मैग्नेटिक पाथ होता है। तो कोर टाइप वाले में क्या होता है, एक सेल टाइप एक कोर टाइप, दो होता है। ठीक है, एक सेल टाइप और कोर टाइप, ये सेल टाइप का होता है, कोर टाइप का कैसे होता है, इसमें 2 मैग्नेटिक पाथ होता है। ठीक है, इसमें 2 मैग्नेटिक पाथ होता है, एक इधर से सेल टाइप वाले में एक ऐसे पाथ जाता है, दूसरा सेल का पाथ ऐसे जाता है। अब कोर टाइप में बस एक ही होता है ऐसे। तो कितना होता है ऑप्शन पर देखकर बताइए इमेज को, कि एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में 2 मैग्नेटिक पाथ होता है, 1 मैग्नेटिक पाथ होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि एक मैग्नेटिक पाथ होता है। 109 का जो होगा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एक मैग्नेटिक पाथ होता है। देख रहे हैं यहाँ से एक मैग्नेटिक पाथ है। अगर बात करते हैं अगर 2 मैग्नेटिक पाथ की, तो 2 मैग्नेटिक पाथ में किस में होता है, ये सेल टाइप में हो जाता है। किस में हो जाता, ये सेल टाइप में हो जाता, सेल टाइप में हो जाता। ये कौन सा था, ये कोर टाइप का है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 110 को। क्वेश्चन नंबर 110 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 110 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 110 को पढ़िए। क्या है, कराए द ट्रांसफार्मर विच ऑफ द मोर देन 1 प्राइमरी मोर देन 1 सेकेंडरी वाइंडिंग इज ए कॉमन लेमिनेटेड कोर इज ए नोन है। यानी उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिससे कॉमन लेमिनेटेड कोर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। यानी एक से अधिक प्राइमरी वाइंडिंग करें, एक से अधिक ज़्यादा सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा जब हम लोग वाइंडिंग करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल वाइंडिंग कहेंगे। तो मल्टीपल वाइंडिंग ऑप्शन देखिए किस में दिया है, डी ऑप्शन दिया है। 110 का जो डी दिया है कि मल्टीपल वाइंडिंग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो होता नहीं है। इसको नियर किस पे करते हैं, 50 लोड पे डिजाइन किया जाता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है, 3 फेज ट्रांसफार्मर भी नहीं होता है। लेकिन मल्टीपल वाइंडिंग जो होती है, अगर एक से ज़्यादा वाइंडिंग करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीपल वाइंडिंग राइट हो जाएगा। तो इसलिए 110 का जो राइट ऑप्शन होगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि मल्टीपल वाइंडिंग, मल्टीपल वाइंडिंग राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 पढ़िए। इन ए ट्रांसफार्मर विच वाइंडिंग विच इज द कनेक्टेड टू द सप्लाई इज कॉल्ड। ट्रांसफार्मर की उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति साइड जुड़ी होती है, यानी जो सप्लाई साइड की ट्रांसफार्मर जुड़ी है। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया। इधर के सिरा को प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे, इस सिरा को सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग। जो सप्लाई से जुड़ा रहता है, जो सप्लाई से जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। तो क्या कहेंगे उसको, प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। ऑप्शन 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन के आगे देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे जो सप्लाई से जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 112, क्वेश्चन नंबर पढ़िए 112, क्वेश्चन नंबर 112 को पढ़िए। 112 क्या लिखा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज टू डिटरमाइन। यानी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करता है। तो अभी हम आपको बताएं इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग क्या करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमसे उसे क्या पता चलता है, कॉपर लॉस का पता चलता है। जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो उसे कॉपर लॉस का पता चलता है। जब ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो उसे क्या पता चलता है, आयरन लॉस का पता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि जो लो वोल्टेज साइड होती है उसको शॉर्ट कर देते थे। ट्रांसफार्मर में अभी हम आपको बताएं कि जो लो वोल्टेज साइड था उसको क्या कर लेते हैं,
अगर ये LV साइड है, HV साइड है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे थे, शॉर्ट कर दे रहे थे। अब टेस्टिंग हम लोग किस तरह का, हाई वोल्टेज साइड टेस्टिंग कर रहे थे, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड टेस्टिंग कर रहे थे। तो यही करा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या पता चलता है, तो हम लोग को क्या पता चलता है, कापर लॉस चलता है, कापर लॉस का पता चलता है। यही ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो इससे क्या पता चलता है, आयरन लॉस पता चलता है, ठीक है। तो 112 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कि कापर लॉस का पता चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 को पढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 113 को पढ़िए, क्या है, विच वायर इज द यूज फॉर द वाइंडिंग द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा तार प्रयोग किया जाता है। जब ट्रांसफार्मर की हम लोग बाइंडिंग करते हैं तो उसमें कौन सा तार प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन क्या क्या दिया है 113 नंबर का, दे रहा है लेड से एल्युमिनियम वायर, जो बी ऑप्शन दिया है कि वायर बेयर वायर, और जो डी ऑप्शन दिया है, सी दिया है कापर वायर, जो डी ऑप्शन दिया है कापर इनामेल यानी सुपर इनामेल कापर वायर। तो देखिए कापर वायर तो प्रयोग करते ही है, इसमें 113 की बात करेंगे। क्वेश्चन 113, कापर सुपर इनामेल कापर, सुपर इनामेल कापर वायर प्रयोग करते हैं, सुपर इनामेल कापर वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सुपर विच यूज ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो सुपर इनामेल कापर वायर का प्रयोग करते हैं। जो हम लोग उसमें ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग करते हैं वो सुपर इनामेल कापर वायर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए 113 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 113 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। सुपर इनामेल कापर वायर जो होती है ये अधिक शुद्ध होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 114, 114 को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज द मोर नंबर ऑफ टर्न। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसके लिए क्या होना चाहिए, N2 की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए N1 से, E2 की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए E1 से, V2 की वैल्यू ग्रेटर देन V1, ठीक है। और इसके बाद N2 ज़्यादा, E2 ज़्यादा, V2 ज़्यादा है, यहाँ से I2 की वैल्यू लेस देन होना चाहिए किससे, I1 से। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कहानी है, ठीक है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये होता है। अब यहाँ से क्या होता है कि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो फेरों की संख्या बढ़ जाएगी, टर्न की संख्या बढ़ेगी, तो N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैच कराइए, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया लो वोल्टेज वाइंडिंग, यानी स्टेप अप है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करेगा, तो जब भी स्टेप अप करेगा तो वोल्टेज क्या होगा, सेकेंडरी साइड वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो मेरा ये ऑप्शन लो वोल्टेज वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, हेलिकल वाइंडिंग। तो यहाँ पर सी हो जाएगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी, फेरों की संख्या ज़्यादा होगी। जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करेगा तो यहाँ पे जो N2 है वो ग्रेटर देन होगा किससे, N1 से, यानी प्राइमरी की फेरों की संख्या सेकेंडरी की फेरों की संख्या से ज़्यादा होगा, यानी प्राइमरी कम होगा सेकेंडरी ज़्यादा होगा, N2 ग्रेटर देन N1। चलिए 115 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 115 को पढ़िए। और क्वेश्चन को सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या दिया है, करा है कि ए वोल्टेज पर टर्न 300 kVA, यानी इसकी पावर दिया है 300 kVA, ठीक है। फिर क्या दिया है 6600 वोल्ट अपान 440 वोल्ट, यानी 6600 वोल्ट अपान 440 वोल्ट, ठीक है। फिर किया 50 हर्ट्ज, आपसे फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज। डेल्टा टू स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर इज द 7.9 वोल्ट इन द टर्न, नंबर ऑफ टर्न इज ए लो वोल्टेज इन द हाई वोल्टेज साइड इज ए रिस्पेक्टिव, यानी 300 kVA 6600 वोल्ट अपान 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर। प्रति टर्न वोल्टेज, ये चीज याद रखें कि प्रति टर्न वोल्टेज दिया, प्रति टर्न वोल्टेज कितना दिया है 7.9 वोल्ट, प्रति टर्न वोल्टेज 7.9 वोल्ट है। तो निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड टर्न की संख्या क्रमशः कितना होगी, टर्न की संख्या कितना होगी, ठीक है। प्रति तो E1 अगर टर्न की संख्या निकालेंगे तो E1 अपान N1 कर लेंगे,
दूसरी साइड अगर निकालेंगे तो E2 अपन N2 कर लेंगे, ठीक है। तो E1 अपन N1 यानी 6600 वोल्ट निकालेंगे, तो 6600 वोल्ट को जब हम लोग 7.9 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 6600 वोल्ट को जब 9 वोल्ट से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा लगभग 835 पॉइंट आ जाएगा, 835.4 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा प्राइमरी साइड का हो जाएगा E1 का, E1 इतना टर्न वोल्टेज आ जाएगा। सेकेंडरी साइड क्या होगा, E2 ये 440 वोल्ट है। तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दिया है कि डेल्टा टू स्टार दिया है, क्या दिया है वो, डेल्टा टू स्टार यानी डेल्टा स्टार कनेक्शन कर दिया है। तो स्टार में क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है लाइन वोल्टेज √3 वेफेज के बराबर होती है। यहाँ से वेफेज अगर निकालेंगे तो हमको लाइन वोल्टेज कितना दिया है, 440 वोल्ट दिया है। 440 में √3 का डिवाइड कर देंगे तो लगभग 154 वोल्ट के आसपास आएगी। कितना जाएगा, 154 या 254 वोल्ट के आसपास आएगी लगभग। √3 का जब √3 की वैल्यू अगर रखेंगे यहाँ पे तो 254 वोल्ट के आसपास आएगी। तो वी फेज हमारा आ गया कितना, 254 वोल्ट। अब जब वी फेज आ गया तो हमको क्या प्रति टर्न वोल्टेज दिया, तो एक साइड का वोल्टेज इतना है तो टर्न कितना आ जाएगा, 254 में अगर हम 7.9 का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो लगभग 32 के आसपास आ जाएगा। तो आपको जो टर्न प्रति टर्न है यहाँ से क्या पता चल गया कि वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या कितना हो जाएगी, 835। एक हो जाएगा 835 और दूसरा हो जाएगा 32। ऑप्शन को मैच करा लीजिए, देखिए कौन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए दिया है 32,476, नहीं 55,835, 32,835, सी ऑप्शन बिल्कुल मैच करा है। तो 115 का जो सी होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन 116 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 116 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर, द आयरन लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, एक ट्रांसफार्मर में लौह लॉस को किसके योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। करा था आयरन लॉस इज द ट्रांसफार्मर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, एक ट्रांसफार्मर में लौह लॉस किसके योग के बराबर होता है। तो आयरन लॉस, देखिए आयरन लॉस का ही दूसरा नाम है कोर लॉस। कोर लॉस ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एडी करंट, दूसरा होता है हिस्टेसिस। एडी करंट का फार्मूला भी लिखिए यहीं पर, Bm² F² T² V। हिस्टेसिस लॉस का लिखिए कांस्टेंट हो जाएगा Bm⁴ 1.6 FD, ठीक है। ये एडी करंट और हिस्टेसिस का दोनों का योग होता है कोर लॉस और आयरन लॉस, ठीक है। आप यहाँ से कमेंट करके बताइए। देखिए अब मिलाइए, इसमें क्या क्या दिया। ए ऑप्शन दिया एडी करंट लॉस, ए ऑप्शन दिया एडी करंट, बी ऑप्शन दिया डाइलेक्ट्रिक लॉस, सी ऑप्शन दिया कॉपर लॉस, हिस्टेरिक लॉस, हिस्टेसिस लॉस। देखिए तो ऑप्शन जो 1 वाला मैच कर रहा है, एडी करंट तो होगा ही, ठीक है। दूसरा जो चौथा ऑप्शन दिया है हिस्टेसिस लॉस, और जो पांचवा दिया है, जो चौथा दिया हिस्टेरिक लॉस, और जो बी दिया है हिस्टेसिस लॉस। तो एडी करंट और हिस्टेसिस जिसमें मिलेगा वही सही हो जाएगा। पहला और पांचवा किसमें मिला है, बी ऑप्शन मिला है। तो 116 में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 117 को पढ़िए। द ऑर्डिनरी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम, ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता अधिकतम कब होती। तो जब भी ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक कब होगी, तो दो तरह से होगा, या तो एक पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर की बात यहाँ से कुछ ऐसा नहीं दिया है, लेकिन बोला कि ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता अधिकतम कब होती है, तो जब उसकी आयरन लॉस कॉपर है यानी फिक्स लॉसेस वेरिएबल लॉस दोनों बराबर हो जाता है तभी हो जाएगी। ऑप्शन को पढ़िए। इट रन एट द लोड एट द विच कॉपर लॉस इक्वल आयरन लॉस, यानी एक लोड पर चलता है जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाती है तभी इसका जो होती है दक्षता बराबर। तो सही बात है, जो कॉपर लॉस होती है वह आयरन लॉस के बराबर हो जाती है, उस समय एफिशिएंसी क्या हो जाती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो 117 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, 117 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 118 नंबर। 118 नंबर पढ़िए। करा इन ए इलेक्ट्रिकल ड्राइंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज द रिप्रेजेंट एज, विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर का जो सिंबल होता है एक सर्कल की तरह से इस तरह से दिखाया जाता है। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल, इसको याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का ये सिंबल है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिंबल है, इसको याद रखिए। क्या अब ऑप्शन को पढ़िए। टू इंटरसेक्टिंग स्क्वायर, टू इंटरसेक्टिंग
लाइन टू इंटरसेक्टिंग सर्कल टू इंटरसेक्टिंग ट्रिंगल। तो यहाँ पर टू इंटरसेक्टिंग सर्कल यानी दो प्रतिच्छेदित वृत्त को काट के दिखाया जाता है किसको, ट्रांसफार्मर को। तो यहाँ से ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, जो सी ऑप्शन हो जाएगा 118 का जो सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 को पढ़िए। इसके बाद अब इसको वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को जरूर लगाइए, ठीक है, क्योंकि जितना आप अपने से खुद लगाएंगे ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपको। 119 नंबर को पढ़िए। कर रहा है क्वेश्चन क्या, द शॉर्ट सर्किट करंट ऑन द नॉर्मल वोल्टेज इज 4 टाइम, द फुल लोड करंट एंड द फुल लोड स्लिप इज द 3%। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि स्टार्टिंग टार्क, ठीक है, स्टार्टिंग टार्क और क्या दिया है, स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या दिया है, द शॉर्ट सर्किट करंट इज ए नॉर्मल वोल्टेज ऑफ 4 टाइम द फुल लोड करंट एट द फुल लोड स्लिप, यानी आपको स्लिप भी दे रखा है 1/4। यहाँ स्लिप कितना दे रखा है, स्लिप कितना दे रखा है आपका, स्लिप जो दे रखा है 3% है, स्लिप 3% दे रखा है, 3%। इसको 0.03 भी लिख सकते हैं, स्लिप हो गया 3%। अब आपसे क्या पूछा है, स्लिप करा फुल लोड करंट का 4 गुना है, फुल लोड स्लिप 3% है, फुल लोड टार्क 1/4 पर स्क्वायरल केज मोटर स्टार्ट करने के लिए अपेक्षित एक ऑटो ट्रांसफार्मर की आवश्यक प्रतिशत टाइपिंग कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए एक बहुत बेस्ट फार्मूला है, उसको बस याद रखिएगा, ये फार्मूला आपसे लग जाएगा। स्टार्टिंग टार्क अपॉन फुल लोड टार्क बराबर हो जाएगा K², और यहाँ से लिख लेंगे 60 का ISC अपॉन फुल लोड करंट है, 60 करंट और FC का स्क्वायर कर लेंगे इनटू S। ऐसा क्या है यहाँ पर स्लिप है, सबकी वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे 1/4 इसका वैल्यू निकाले दिया कि वो 4 गुना हो जा रहा है, K² हो जाएगा। ISC यहाँ पे दिया है कितना, ISC का जब निकालेंगे तो यहाँ से आपको जो दे रखा है इसका टार्क 1/4 हो जाता है, ठीक है। तो जब इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ISC को लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर इंटू स्लिप का 0.03 लिख देंगे। सबको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो K² की वैल्यू आपसे कितना निकल के आ जाता है, यहाँ पे लगभग 0.72 अगर परसेंटेज में निकालते हैं K² की वैल्यू, यानी K की वैल्यू आता है, K की वैल्यू 0.72 आता है, तो K का मान लगभग परसेंटेज में 72% के आसपास आता है, ठीक है। अगर 100 का गुणा कर देते हैं इसमें तो 72% के आसपास आ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 119 का B हो जाएगा, मैच कराएंगे तो 119 का B। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 120 को पढ़िए, करा इन ए डेल्टा, क्वेश्चन 120 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 120 को पढ़िए। 120 क्या है, करा इन ए डेल्टा टू स्टार कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। एक ट्रांसफार्मर में डेल्टा से स्टार कनेक्शन करा है, ठीक है, किससे दिया है, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर। आप पढ़िए उसको और बताइए, डेल्टा टू स्टार। तो जब भी आपको डेल्टा टू स्टार दे या स्टार टू डेल्टा दे तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है, कि आपसे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन साइड जहाँ से हम लोग सर्विस मेंस का लाइट लेते हैं और जहाँ से बिजली बनती है वहाँ पे जो कनेक्शन होता है डेल्टा टू स्टार ही होता है। लेकिन ये पावर के जनरेशन में यूज करते हैं, पावर जनरेशन में। तो जहाँ पावर जनरेशन में यूज करते हैं वह स्टेप अप लेते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर लेते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही ट्रांसफार्मर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टेप डाउन की तरह से प्रयोग करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब पढ़िए यहाँ से क्या दिया है कि यूज फॉर द एप्लीकेशन वेयर ऑफ द वोल्टेज नीड टू बी द स्टेप अप के लिए यूज करते हैं। कौन सा कथन सत्य ये बताना है आपको, ठीक है। तो स्टेप अप के लिए यूज करते हैं। बी ऑप्शन दिया है कि यूज फॉर द लार्ज हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। सी का यूज फॉर एप्लीकेशन वेयर द वोल्टेज नीड टू बी द स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन तो प्रयोग करते हैं लेकिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन साइड में करते हैं, लेकिन जनरेशन साइड में क्या होता है, स्टेप अप की तरह से यूज करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि डेल्टा टू स्टार की जब भी बात करेगा, डेल्टा टू स्टार जब भी बात करेगा तो आपको देखना होगा कि किस साइड पूछ रहा है, कि जनरेशन साइड, डिस्ट्रीब्यूशन साइड। जनरेशन साइड में स्टेप अप,
डिस्ट्रीब्यूशन साइड में स्टेप डाउन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 120 का जो राइट ऑप्शन होगा ए हो जाएगा कि यूज फॉर द एप्लीकेशन वेयर वोल्टेज नीड टू द स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग किया था। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने 120 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस वीडियो में 106 से लेकर 120 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इससे पहले का क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर से देखिए। इसके पहले के क्वेश्चन आप नहीं देखें तो उसको जरूर से देखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर इसका आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट।